हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक साइंस की आरबीएसई बोर्ड की चैप्टर नंबर 6। आज उसका हम पढ़ेंगे सजीव संरचना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम्स के लिए। जीवन का आधार कहा है कोशिका को। मुख्य संरचनात्मक इकाई है हमारी कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में अंग्रेज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका से संबंधित विज्ञान को साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। जो एक कोशिका से बने होते हैं वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास इसके उदाहरण हैं। अनेक कोशिका से बनने वाले जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा गया है। एक कोशिकीय जीव जो है वो सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न ऊतक होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका की संरचना 3 भागों में विभाजित है। पहली है कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन्स, दूसरी है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और तीसरी है केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिका कला की जो मोटाई है 75 से 105 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जहां पर एंगस्ट्रॉम मापने की इकाई है जिसका मान है 10⁻⁻10 मीटर। कोशिका कला त्रिस्तरीय आवरण उससे ढकी होती है जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। कोशिका कला चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहलाती है, क्योंकि यह सेलेक्टेड चीजों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन या पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित जो द्रव है वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। द्रव्य में जल, ग्लाइकोजन और वसा होती है और इसके अंदर कई अन्य अंग पाए जाते हैं जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा गया है। यह केवल यूकेरियोट्स कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यानी जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वे जीव जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी और नाम दिया था बेंदा ने। इसकी दोहरी झिल्ली होती है जिसे क्रिस्टी कहा गया है और उसकी सतह पर असंख्य संवृत कण एक्सिसोम लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि क्रिस्टी किसका भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है। क्रिस्टी के मध्य भाग को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% आरएनए पाया जाता है। एंजाइम द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। लवक यानी प्लास्टिड पादपों में पाया जाता है। ये 3 भागों में विभाजित है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। यहाँ पर हरित लवक की हम बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हरित लवक के द्वारा होता है। बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली युक्त कोशिका है। अंतः झिल्ली द्वारा घिरा स्थान पीठिका या स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। ये यहाँ पर प्लास्टिड का एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जिसे हम देखेंगे। बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, पीठिका, इंटरग्रेनम, थाइलोकॉइड और अवकोशिका और ग्रेनम। लाइसोसोम इसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। थैलीनुमा कोशिकांग है, आत्मघाती थैली जिसे कहा है और कोशिका की कब्रगाह भी इसे कहा है। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम, कोशिका का कब्रगाह लाइसोसोम, थैलीनुमा स्ट्रक्चर लाइसोसोम। अंतःप्रद्वीय जालिका केंद्रक तथा केंद्रिका कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं का जो जाल होता है वो अंतःप्रद्वीय जालिका कहलाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, खुदरी अंतःप्रद्वीय जालिका और चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका। खुदरी अंतःप्रद्वीय जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, जबकि चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। यह वसा और लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है।
यह गोल्जी कोई के निर्माण का कार्य करती है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य विभिन्न पदार्थों का परिवहन अंतःप्रद्वीय जालिका द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम द्वारा अंतःप्रद्वीय जालिका में होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राइबोसोम क्या होता है, इसकी खोज क्लॉड ने की थी, नाम दिया था पैलेट ने। आरएनए व प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। यूकेरियोट्स कोशिकाओं में 80S और प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में 17S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गोल्जी की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। आशय, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं इसकी 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन संश्लेषण व स्त्रवण का कार्य करती है गोल्जीकोई। तारककाय की बात करें तो तारककाय है जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारे के समान आकृति होती है तारककाय। और प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत जुड़े होते हैं। इसकी खोज जो है वो वान बेंडेन ने की थी। ये शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं, यानी तर्कु तंतु का निर्माण तारककाय में होता है। सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंग, कशाभिका और पक्षमाभ का आधार बिंदु तारककाय ही बनाती है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनाप्लास्ट कहा गया है। रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य यानी सेल सैप होता है। रिक्तिका कोशिका को स्फीत यानी टर्गिड बनाए रखती है। रिक्तिका क्या करती है, कोशिका को स्फीत बनाए रखती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त कोशिका में सूक्ष्मकाय परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं, यानी इनके अलावा कोशिका के अंदर सूक्ष्मकाय और परऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। मानव की परिपक्व आरबीसी में और पादप की परिपक्व चाली नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो मानव की आरबीसी में और चाली नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। जंतुओं में केंद्र में पादप परिधि की ओर होता है। केंद्रक जो जंतुओं में है, जंतु कोशिका में केंद्र में होता है और पादपों में परिधि की ओर होता है। केंद्रक में उपस्थित सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं को केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है उनको केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। अब कोशिका चक्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। कोशिका चक्र में 2 भाग हैं। पहली है अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहा है और दूसरी है विभाजन प्रावस्था जिसे एम फेज कहा है। अंतरावस्था के 3 भाग हैं। प्रथम वृद्धि काल जिसे जी फर्स्ट फेज कहा है, इसमें कोशिका वृद्धि का काम होता है। डीएनए के लिए प्रोटीन का संश्लेषण और आरएनए के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। दूसरा है संश्लेषित कार्य जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तीसरा है द्वितीय वृद्धि काल जिसमें आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विभाजन प्रावस्था में केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और संतति कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के मुख्य जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हैं। कोशिका विभाजन 2 तरीके से होता है। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के 3 फेज होते हैं, अंतरावस्था, केंद्र विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। अंतरावस्था हमने ऊपर पढ़ी थी अभी कि क्या होती है, अंतरावस्था हमने यहाँ पर पढ़ी थी। अब केंद्रक विभाजन के 4 पार्ट हैं, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज और पश्चावस्था एनाफेज और 4th है आपकी अंत्यावस्था यानी टेलोफेज। कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 तरीके से होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन पहला है विदलन विधि और दूसरा है कोशिका पटलिका विधि। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 तरीके से होता है, पहला विदलन विधि से और दूसरा कोशिका पटलिका विधि से। अर्धसूत्री विभाजन के 2 पार्ट हैं, विभाजन का फर्स्ट फेज और विभाजन का सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में है पूर्वावस्था फर्स्ट, वही मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चिमावस्था फर्स्ट और अंत्यावस्था फर्स्ट। और विभाजन सेकंड में है विभाजन फर्स्ट से बनी कोशिका का समसूत्री विभाजन हो जाता है फिर से। तो यहाँ पर ये फेज जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट फेजेस यहाँ पर ये दिए गए हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का आरंभ
प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का जीवन का आरंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जो जाइगोट है वो एक कोशिकीय होता है, द्विकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव है उनके जीवन का आरंभ हमेशा एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज यानी जाइगोट द्वारा होता है। जाइगोट एक कोशिकीय निषेचित अंड है। इसी प्रकार जंतुओं व पादपों के जननांगों में जनन मातृ कोशिका से नर व मादा युग्मनज बनते हैं। जंतुओं व पादपों के जननांगों में जनन मातृ कोशिका से नर व मादा गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम स्टडी करेंगे समसूत्री विभाजन की। जनन कोशिकाओं को छोड़कर सभी कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। यानी समसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता? तो जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता। पादप में यह विभाजन विभजोत्तक कोशिका में होता है। पादप में समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? विभजोत्तक कोशिका में होता है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या हो गया कि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो जनक कोशिका के बराबर होगी। अब इसकी जो फेजेस है उसमें सबसे फर्स्ट फेज आती है अंतरावस्था। कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए इसमें तैयार कर लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र का विभाजन समसूत्री विभाजन में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आती है प्रोफेज, जिसे पूर्वावस्था कहा गया है। दोनों जो गुणसूत्र है यानी क्रोमेटिड है, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। केंद्रिका तथा केंद्रीय झिल्ली अस्पष्ट या प्राय विलुप्त हो जाती है। इनके तारकाई जो है वो विभाजित हो जाते हैं और ध्रुवों का निर्धारण हो जाता है। तो प्रोफेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो ये है कि इसमें ध्रुवों का निर्धारण हो जाता है। मेटाफेज में तरकु रेशों का बनना शुरू हो जाता है। तरकु रेशों का अभिविन्यास इस तरह की कि सेंट्रोमियर जो है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित रहता है। तो जो मेटाफेज है उसके अंदर तरकु रेशों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर पश्चावस्था, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। क्रोमेटिड पृथक होकर पुत्री गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। पुत्री गुणसूत्रों का तरकु तंतुओं के संकुचन से ध्रुवों की ओर गमन हो जाता है, जिसे पश्चावस्था अभिगमन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और जो क्रोमेटिड है वो ध्रुवों की ओर जाके अलग अलग नजर आने लग जाते हैं। अंत्यावस्था कहती है कि पुत्री गुणसूत्रों का अकुंडलित होकर जालिका बनाना तथा ध्रुवों पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। केंद्रीय झिल्ली परिवर्धित होकर संतति केंद्र का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये आपकी अंत्यावस्था कहलाती है। अब इसके बाद जब यहाँ पर केंद्र का विभाजन हो चुका है तो कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। यह दो तरीके का होता है। जंतुओं में तो विदलन विधि द्वारा होता है और पादपों में कोशिका पटलित विधि द्वारा होता है। इसका महत्व है कि निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन द्वारा समसूत्री द्वारा शरीर की वृद्धि व शरीर के अंगों की मरम्मत के लिए तो कोशिका द्रव्य का विभाजन भी इसके साथ में ही हो जाता है, केंद्र के साथ में यहाँ पर हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में, ठीक है, लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन कहाँ नहीं होता, जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता, तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसमें कोशिका का 2 बार विभाजन होता है। एक बार तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और सेकंड जो फेज होता है उसमें समसूत्री विभाजन की जैसे ही फेजेस आती है। एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट फेज जो होता है वो न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्टिव डिवीजन जिसको हम कहते हैं। इसकी सबसे पहली फेज है पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट। गुणसूत्रों का संघनन इसमें होता है, तारकाय का विभाजन, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली का लुप्त इसमें हो जाना। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। क्रॉसिंग ओवर से अगली पीढ़ी में
नए गुणसूत्रों का विकास होता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि अगली पीढ़ी में नए गुणों का विकास होता है। फिर होती है मध्यावस्था। ध्रुव के तर्क तंतु का बनना मध्यावस्था में होता है और सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर, भुजाएं और मध्य पटलिका की ओर चले जाते हैं। पश्चावस्था प्रथम में तर्कु तंतुओं के संकुचन से गुणसूत्रों का ध्रुव की ओर गमन हो जाता है। तो पश्चावस्था आते आते तर्कु तंतु कहाँ चले जाते हैं? ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंत्यावस्था फर्स्ट जो है, इसमें गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं। केंद्रिका झिल्ली व केंद्रक का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक ध्रुव पर एक एक अगुणित केंद्रक बन जाता है। प्रत्येक ध्रुव पर क्या होता है? अगुणित केंद्रक बन जाता है, यानी फाइनली इसमें केंद्रक का अलग अलग निर्माण हो चुका है और कोशिका द्रव्य का विभाजन समसूत्री विभाजन की तरह ही हो जाता है कि जंतुओं में और पादपों में अलग अलग तरीके से कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पर हो जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन का जो सेकंड फेज चलता है, उसमें दोनों अगुणित संतति कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के समान एक और विभाजन होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन की सेकंड फेज या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। प्रत्येक अगुणित संतति कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। अगुणित संतति से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। जीन विनिमय की घटना से आनुवांशिक विभिन्नताएं प्राप्त होती है जो जैव विकास का आधार है। तो क्रॉसिंग जो होती है ना, जीन विनिमय जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है अर्धसूत्री विभाजन के। अकोशिकीय जीव हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वायरस या विषाणु जिसे हम कहते हैं, इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए तथा आरएनए होता है, जिसके कारण वायरस में जनन, वंशानुगति और उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। ये केवल जीवित प्रणाली में ही जनन कर सकते हैं। वायरस एक परजीवी है। वायरस क्या है? वायरस एक परजीवी है और इसका आकार 30 nm से 300 nm तक हो सकता है। वायरस के प्रत्येक कण को विरियन कहते हैं। वायरस के प्रत्येक कण को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। कण के चारों ओर प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। कण के चारों ओर जो प्रोटीन का खोल होता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पर अब वायरस के जो प्रकार हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले है प्राणी वायरस। जंतु कोशिका में परजीवी के रूप में चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आदि के लिए उत्तरदायी वायरस प्राणी वायरस कहलाते हैं। पादप वायरस क्या होते हैं? पादप कोशिका में परजीवी के रूप में पाए जाने वाले वायरस पादप वायरस होते हैं। तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है ये वायरस जनित रोग है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तंबाकू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जीवाणु भोजी, जीवाणुओं पर परजीवी वायरस जो होते हैं डेवलप, उन्हें जीवाणु भोजी वायरस कहा गया है। T4 जीवाणु भोजी है जो एशेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है। एशेरिकिया कोलाई का जीवाणु का परजीवी कौन सा है? T4 जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी का ये डायग्राम यहाँ पर दिया है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना में उत्तक सबसे पहले आता है। कोशिका का समूह जिनकी उत्पत्ति व कार्य समान हो वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। उत्तक दो प्रकार के हैं, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तकों को दो भागों में विभाजित किया है, विभजोत्तक और स्थायी उत्तक। विभजो उत्तक जो है वो तीन प्रकार से यहाँ पर विभाजित है, शीर्षोत्तक, अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी विभजोत्तक और पार्श्वीय विभजोत्तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल में मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक आते हैं और जटिल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में यहाँ पर जाइलम जो है वो है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम जंतु, जाइलम मृदुतक। फ्लोएम में है चालील नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम रेशियो और फ्लोएम मृदुतक। ये तो हो गए हमारे पादप उत्तक। और जंतु उत्तक में है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो ये उत्तकों का एक विभाजन था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम उत्तक की अब बात करेंगे। उत्तक की अब हम बात करेंगे। कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन और कार्य समान हो उत्तक कहलाते हैं।
ये हमने पढ़ा है। इसके बाद विभज्य उत्तक की हम बात करेंगे। ये उत्तक सक्रिय वृद्धि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसी जीवित कोशिकाओं का समूह जिनमें विभेदन पूर्ण नहीं होता। पादप में स्थिति के आधार पर 3 विभज्योतक हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा है अंतर्वेशी और तीसरा है पार्श्वीय। स्तंभ व मूल के शीर्ष पर जो स्थित है वो शीर्षस्थ है। ये लंबाई की वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशी स्थायी उत्तकों के बीच में आ जाने से शीर्षस्थ से अलग होकर पादप में वृद्धि देता है। अंतर्वेशी पादप के स्तंभ के पर्व की संधि, यानी पौधा जो सीधा सीधा डेवलप हो रहा है वो यहाँ से पर्व से एक और जो शाखा निकल जाती है वो अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण होती है। पार्श्वीय विभज्योतक जो है वो स्तंभ व जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होता है। स्तंभ व जड़ की मोटाई में वृद्धि करने का काम पार्श्वीय विभज्योतक द्वारा होता है, यानी ये जो वृद्धि करता है वो इस डायरेक्शन में करता है। स्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें विभाजन क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है, वो आपके स्थायी उत्तक कहलाते हैं। पादप शरीर के विशेष कार्य को ये करते हैं। सरल उत्तक पहले होता है, सबसे पहला है मृदुतक। पादप के कोमल भागों में पाए जाते हैं। मृदुतक खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिससे कि इन्हें हरित उत्तक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य सरल उत्तक के मृदुतक में होता है। तो ये इसके मुख्य कार्य थे मृदुतक के, कि ये पौधों में कोमलता लाता है और इसको हरित उत्तक भी कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य मृदुतक में होता है। स्थूल कोण उत्तक पादपों का लचकमयी दृढ़ता प्रदान करना स्थूल कोण उत्तक का कार्य है। कोशिका भित्ति कोणों पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी होती है। कोशिका भित्ति कोणों पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण मोटी होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में लचकमयी दृढ़ता कौन प्रदान करता है? स्थूल कोण उत्तक। और मृदुतक क्या है? हरित उत्तक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। दृढ़ोत्तक पादपों के कठोर भाग में यह पाया जाता है। दृढ़ोत्तक यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो जो पादपों में कठोरता प्रदान करता है वो दृढ़ोत्तक है, और कोशिका भित्ति के मोटे होने का कारण है लिग्निन। लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसके बाद आता है सेकंड जटिल उत्तक। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जटिल उत्तक बनाती है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम मुख्य है। जाइलम के 4 भाग हैं: वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। यह जल व खनिज लवणों का चालन करते हैं। केवल जाइलम मृदुतक कोशिकाएं ही जीवित होती है, अन्य सभी मृत होती है। यानी जाइलम मृदुतक जो है उसकी कोशिकाएं ही जीवित होती है, बाकी ये सारी कोशिकाएं मृत होती हैं जाइलम उत्तक में। दूसरा है फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का तने व जड़ों की ओर संवहन करना फ्लोएम का कार्य होता है, और इधर जो था वो खनिज लवणों का चालन करना जाइलम के द्वारा होता है। तो फ्लोएम जो है उसके पार्ट है चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिकाएं हैं, इसमें बहुत से छिद्र उपस्थित होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सह कोशिकाएं प्रत्येक चालनी नलिका के पास मृदुतकी कोशिका होती है, जिनमें सघन जीव द्रव्य व बड़ा केंद्रक पाया जाता है, इसे सह कोशिका कहते हैं। फ्लोएम रेशे दृढ़ोत्तक के बने होते हैं। भित्ति लिग्नीकृत होती है। रेशे यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जंतु उत्तक में सबसे पहले है उपकला उत्तक, जो शरीर के आवरण का निर्माण करती है। यानी जंतुओं की त्वचा एक संयुक्त उपकला उत्तक है। जंतुओं की जो त्वचा है वो संयुक्त उपकला उत्तक है। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक अन्य उत्तक व अंगों को एक दूसरे से जोड़ने वाले कोमल उत्तक, उपास्थिति, अस्थिति, अस्थि, वसीय उत्तक व रक्त इसमें सम्मिलित है। तो रक्त जो है वो हमारा क्या है? संयोजी उत्तक है। कोमल उत्तक, उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक, रक्त, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में
कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। कोलेजन तंतु ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था और लचीलापन प्रदान करते हैं। कोशिका से स्रावित पॉलीसेकेराइड कोशिका व तंतु के बीच अधात्री का कार्य करता है। उपास्थि नाक की नोक बाह्य कर्ण संधियों में उपास्थि होती है। अस्थि जो है वो खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा तथा ऊतकों का सहारा और सुरक्षा देती है। वसा ऊतक एक शिथिल संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे स्थित होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और परमाणु पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो है, पेशीय ऊतक कई सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बने होते हैं जिसे पेशीय तंतु कहते हैं। कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी इसके 3 भाग हैं। कंकाल पेशी कौन सी है? कंकाल की अस्थियों से जो जुड़ी होती है कंकाल पेशी, इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है। ऐच्छिक पेशियां भी इनको कहते हैं कंकाल पेशी को। चिकनी पेशी आंतरिक अंगों में स्थित जैसे आहार नाल में, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। धारियों की अनुपस्थिति के कारण अरेखीय पेशी होती है। तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होने के कारण अनैच्छिक पेशी कहलाती है। तीसरा है आपका हृदय पेशी। हृदय की पेशी अरेखित और अनैच्छिक होती है। चौथा और लास्ट आता है आपका तंत्रिका ऊतक। उद्दीपन के फलस्वरूप शरीर की अनुक्रिया को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन द्वारा निर्मित होता है। कोशिकाएं प्लस्म दुर्माश्म प्लस्म तंत्रिकाक्ष से मिलकर तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। उद्दीपन विद्युत व रासायनिक संकेतों के रूप में जिन्हें आवेग कहते हैं, इनसे ही हमें सूचनाएं हमें मस्तिष्क में प्राप्त होती है। अब आती है अंगूर तंत्रों की संरचना। रचना व स्थिति के आधार पर पादपों में ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक अंग। पौधों का सबसे बाहरी आवरण त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र और रोम इसमें आते हैं। बाहरी सतह पर मोम की परत जिसे क्यूटिकल कहते हैं। जड़ों में पाए जाने वाला रोम मूल रोम यानी एक कोशिकीय कहलाता है और तने पर पाए जाने वाले रोम त्वचा रोम ये बहुकोशिकीय होता है। मूल रोम जल खनिज लवणों का अवशोषण करता है। त्वचा रोम वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। दूसरा है भरण ऊतक। बाह्य त्वचा व संवहन बंडल के बीच का ऊतक भरण ऊतक होता है। बाह्य त्वचा व संवहन बंडल के बीच का ऊतक भरण ऊतक होता है। इसमें मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक पाए जाते हैं। लास्ट है आपका संवहनी ऊतक। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम को संवहन बंडल कहते हैं। यह जल, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। पादप कोशिका में संचित भोजन मंड के रूप में संचित होता है तथा जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।